खबर है में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं जनाब मियां शाहिद साहब। कुछ खबरें और फिर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ करवाएंगे आपसे। पाकिस्तान किस हद तक कतर की मदद करेगा, एक खलबली मची हुई है। बहुत से जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं और जो लीडरान हैं वो कतर की जानब रवां हैं, कुछ पहुंच चुके हैं। वहाँ एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, इस पर हम बात करेंगे। और साथ साथ हम बात करेंगे क्या नेटो जो है वो तुर्की पर अगर इसराइल हमले करता है, बिकॉज नो इसराइल इज़ हिटिंग एनी कंट्री एट इज़ विल, और ज़ाहिर है उसे अब कोई रोकने वाला भी नहीं है, ना उसके लिए कोई कानून है ना। तो ये क्या इशू होगा। इसके साथ साथ यूरोपीय ताकतों ने क्या रूस के ख़िलाफ़ जंग करने का फ़ैसला कर लीजिए। पोलैंड का ये जो इशू हुआ है इसमें ये क्या है, इसमें क्या पूरे की पूरे नेटो और रूस एक दूसरे के सामने होंगे। फिर चाइना का इसमें क्या रोल होगा, क्योंकि चाइना एक करीबी इत्तेहादी है, इस पर हम बात करेंगे। और अमेरिका में एक बहुत बड़ी चार्ली कर्क एक साहब है, कंजर्वेटिव हैं और बहुत ही करीबी ही समझे जाते हैं, बड़े सीख पा हैं इस वक्त ट्रंप साहब, उनको असैसिनेट कर दिया गया। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब और मेरे साथ मौजूद है जनाब एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड जनाब हतीब सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। जल साहब पहले मैं आपसे ज़रा शुरू करता हूँ। जल साहब, ये एक ख्याल पाया जाता है, परसों भी आपसे हम रहनुमाई ले रहे थे, इफ़ वी लेट इट गो अनचेक्ड, तो इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट मिडल ईस्ट जो है उसमें कोई मुल्क भी जो है वो अब महफूज नहीं रहेगा। और यूं लगता है कि दिस अटैक इज गिविंग स्लीपलेस नाइट्स टू ऑल दी मोनॉक्स एंड ऑल दी जो शख्सी हुकूमतें हैं वहाँ पे, क्योंकि बड़ा पैम्पर किया। 400 मिलियन डॉलर का तो जहाज़ ही दे दिया कतर ने उनको। 600 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे सऊदी अरेबिया, 200 बिलियन डॉलर की UAE। तो इसका मतलब ये है कि अगर वहाँ पे हमास की लीडरशिप हिट हो सकती है, तो हाउ वल्नरेबल दी कतरी रूलर कुड बी, ये बड़ी एक अजीब सिचुएशन पैदा हो गई है। आप क्या समझते हैं, कितनी जान है जो लोग जा रहे हैं, और क्या रिएक्ट करके इसका हाथ रोकेंगे जिस तरह ईरान ने इजराइल का हाथ रोका या हमने इंडिया का रोका। जनाब जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब। देखिए काजी साहब, हमारे मुस्लिम उम्मा में तो बड़ी जान है, बट अगर इजराइल का कोई हाथ रोक सकता है तो या तो पाकिस्तान रोक सकता है, या ईरान रोक सकता है, और या किसी हद तक तुर्की रोक सकता है। इन मुल्कों के अलावा कोई इस्लामी मुल्क जो है वो इजराइल का हाथ नहीं रोक सकता। ना उनमें इतनी उसकी जो है वो विल पावर है, ना इतनी खुद एतमादी है, और ना वो ये करना चाहते हैं। अब देखें, जैसे आपने कहा 400 मिलियन डॉलर का जहाज दिया, उसके अलावा देखें टोटल कतर की जो फौज है वो 13-14 हज़ार लोगों पे मुश्तमिल है, और वहाँ 10,000 से ज़्यादा एयरफोर्स का सबसे बड़ा जो दुनिया में अड्डा बनाया है इसने, अमेरिका ने, अल अदीद एयरपोर्ट पे एयर एरिया में, उसमें 10,000 से ज़्यादा उनके लोग हैं। और वो ना सिर्फ 10,000 से ज़्यादा लोग हैं, वहाँ सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है, वहाँ एयर ऑपरेशन सेंटर है जो पूरे रीजन को कंट्रोल करता है। तो ये तो कतर की हालत है। और फिर भी जो है नेतन्याहू साहब अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, और उन्होंने 11th आवर पे अमेरिका को बताया, जैसे ट्रंप साहब ने कहा कि हमें बताया तो गया बट बड़े कम हमें नोटिस मिला, और हम इस पर खुश नहीं हैं, और क्योंकि ये किसी को भी फ़ायदे की बात नहीं है। ये स्पेशली GCC और अरब ममालिक को रियलाइज़ होना होगा कि जिनमें से कुछ ने उनसे इजराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए हुए हैं, कि जहाँ तक इजराइल को सूट करता है तो उनसे तल्लुकात बनाता है, लेकिन वो इजराइल को बचाने के लिए और फ़लस्तीन के इलाके पे कब्जा करने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाएंगे। आज कतर को स्ट्राइक किया है, कल किसी भी अरब ममालिक को स्ट्राइक करेंगे। जनरल साहब, और देखें इनके पास जो इक्विपमेंट है वो सारा अमेरिका और वेस्ट से लिया हुआ है। जनरल साहब मैं आपसे रहनुमाई चाहूँगा मज़ीद। इजराइल ने कतर पर हमला किया और उसके बाद नेतन्याहू का एक बयान आया और उसने पाकिस्तान का भी नाम लिया गया, और उसमें जो है वो ये कहा गया बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का नाम लेके कि 9/11 के जो दुश्मन थे, उसामा बिन लादेन जो थे, उनको पीछा करके वहाँ पर जो है मारा गया।
इसमें ये बताइए, आज हमारे वज़ीर आज़म जो है वहाँ पर कतर में गए हैं और वहाँ जाके इज़हार यकजहती किया है और इसराइल के ख़िलाफ़ इत्तेहाद बनाने की बात की है। क्या कोई ऐसा इत्तेहाद बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है? क्या कोई नेटो तर्ज का इत्तेहाद बने, पाकिस्तान और तुर्किया उसकी जो है वो क़यादत करें और ताकत का तवाज़न भी हो और इसराइल का हाथ भी रोका जाए? देखिए, नेतन्याहू ने जो बयान दिया है उसमें उसने कहा है कि 2011 में जब ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान में आग घुस के वहाँ से मारा था और उसको लेके चले गए थे, तो दुनिया ने उसकी तारीफ की थी, उसको एक्शन को कंडेम नहीं किया था और उसने साथ उसका रेफरेंस अपना दिया कि हमने हमास की लीडरशिप को इसी तरह से मारा है। ये देखें, ये मुस्लिम अरब ममालिक को रियलाइज़ होना होगा कि देखें वो जो तेल और गैस की दौलत से माला माल है और ट्रंप तो उनको बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड कह चुका है कि हम जब चाहें ये हुकूमतें गिरा सकते हैं और ये हुकूमतें सिर्फ हमारी सपोर्ट की वजह से कायम है। तो देखें, पाकिस्तान को इंडिया ने ललकारा, हमने 4 दिन में उसको चारों शाने चित किया। इसलिए चित किया कि हमारे पास न्यूक्लियर ताकत थी और पाकिस्तान की फौज जो थी वो अवामी फौज है, उस फौज के साथ उसके अवाम खड़े हुए थे और जितनी बहादुरी से पाकिस्तानी फौज लड़ी उतनी बहादुरी से पाकिस्तानी अवाम ने उसको सपोर्ट किया। तो अरब ममालिक के अगर लोग उनके साथ इरमासिल साहब, आप फरमाइएगा कि क्या नेटो तर्ज का इस वक्त जो है वो इत्तेहाद बनना चाहिए, मुस्लिम उम्मा जो है इस पर इकट्ठी हो जाए ताकि नेटो तर्ज का इत्तेहाद हो और पाकिस्तान और तुर्किया जो है उनकी क़यादत करें, क्योंकि यही 2 मुल्क हैं जो इसराइल को रोक सकते हैं और बाकी मुस्लिम उम्मा जो है वो पाकिस्तान के पीछे खड़ी हो ताकि मुकम्मल तौर पर ताकत का तवाज़न भी बरकरार रहे और इसराइल का हाथ भी रोका जा सके? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस्लामी ममालिक को करना होगा, वरना एक करके वो जो इजराइल है वो किसी की भी सॉवरेनिटी को अंडरमाइन कर सकता है। इसमें पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया को मेन रोल प्ले करना होगा और मैं इत्तेहाद बनता देख रहा हूँ। ठीक, दैट्स वेरी पॉजिटिव। जी एयर वाइस मार्शल साहब, द सेम क्वेश्चन टू यू, किस हद तक आप समझते हैं देयर इज अ पॉसिबिलिटी, कंसिडरिंग जिस तरीके से वेस्ट पे हम लीन करते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी जितनी रूलिंग इशराफिया है, ये इसके तो सारा असासे और माल जो हैं वो वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम में पड़े हुए हैं। हाउ इंडिपेंडेंट दे कुड बी, इंक्लूडिंग ऑल दी सो कॉल्ड लीडर्स ऑफ द मिडल ईस्ट, कैन दे गो टू द एक्सटेंड ऑफ डिफेंडिंग देमसेल्फ? क्योंकि खतरा ये है कि अगर इसको अनचेक जाने दिया गया तो फिर तो पूरा मिडल ईस्ट वल्नरेबल होगा, अलबत्ता हमारी तरफ आए तो मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाएगी। जनाब अतीब साहब। काई साहब, शुक्रिया आपको मदू करने का। पहले तो मैं ये आपसे अर्ज़ करूं कि ये काफ़ी अरसे से जो है ये वर्ल्ड ऑर्डर जो है ये काफ़ी कैओस और कंफ्यूजन में चल रहा है। अगर आप देखें तो 9/11 से के बाद का सिर्फ अगर आप वर्ल्ड ऑर्डर ले लें तो उसमें आपने देखा कि क्या कहते हैं, इराक, लीबिया, सीरिया, उसके बाद ये जो रशिया, यूक्रेन, हमास का इज़राइल के ऊपर हमला करना, इज़राइल का फ़लस्तीन के ऊपर हमला करना, इज़राइल ईरान, इज़राइल कतर। और ये इत्तेफाक की बात भी नहीं है कि इस वक्त जो मुस्लिम उम्मा हैं ये तारीख़ के उस दौर में हैं जिसमें मुस्लिम उम्मा शायद उस तरीके से यूनाइट नहीं हो पाएगी कि वो वेस्टर्न ताकतों के सामने खड़े हो सकें। बिकॉज़ इज़राइल को आप सिर्फ इज़राइल के तौर पे मत देखें, उसके पीछे बहुत पावरफुल क्या कहते हैं अपना मुल्क है। तो वो बड़ी नाजुक दौर है। बड़ा इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की बड़ी कोशिश हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कि वो तमाम मुल्कों से, वो चाइना हो, अमेरिका हो, रशिया हो, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ये तमाम मुल्कों से बेहतरीन ताल्लुकात जो हैं बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और एक बैलेंसिंग एक रिलेशनशिप अब मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस सारे पस मंज़र में अगर आप ये समझें कि जी अगर हम ये ब्लॉक बनाने की तरफ चले जाएं तो उसका जो रिएक्शन है बाकी मुल्कों का जिसके ऊपर हमारी रिलायंस है वो क्या होगा, देखना तो ये होगा कि इसकी लीड अगर कोई ब्लॉक बनता है तो उसका लीड क्या चाइना लेगा? चाइना कन्फ्रंटेशन और कॉन्फ्लिक्ट में बिलीव नहीं करता, वो सिर्फ कंसिलिएशनरी और डेवलपमेंट में बिलीव करता है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि मुस्लिम उम्मा इस वक्त उस पोजीशन में नहीं है कि किसी ब्लॉक बनाया जा सके, जिसमें आपने अभी टर्की का जिक्र किया,
पाकिस्तान का जिक्र किया। टर्की बजाते खुद, यस, पाकिस्तान बजाते खुद इतने ताकतवर हैं कि इसराइल जैसे ममालिक को, इंडिया जैसे ममालिक को का सामना भी कर सकते हैं, उनको अपना सबक भी सिखा सकते हैं। एयर मार्शल साहब, यही मैं आपसे रहनुमाई चाहूंगा, यहां से यही सी पॉइंट से रहनुमाई चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है, अगर इसराइल पाकिस्तान पर हमला करने की जसारत करता है, जो कि नेतान्याहू कह चुका है कि अगर दूसरे मुल्क नहीं करेंगे तो हम करेंगे, धमकी दे चुका है वो, अगर वो हमला करता है तो हमारे पास क्या कैपेबिलिटी है और हम किस तरह उसका जवाब दे सकते हैं? अपना शायद साहब, इसराइल जो है इस वक्त, इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 3700 किलोमीटर का है, ठीक है। हमारे कोई ऐसे अज़ाइम नहीं है कि हम इसराइल के ऊपर कोई हमला करें, ना ही हम उनके पास कोई कैपेबिलिटी है कि वो मिसाइल्स के थ्रू हमारे साथ हमला कर सकें। अब रह गई बात कि क्या वो हमारे ऊपर कोई अपना हवाई हमला करेंगे, एयरफोर्स के थ्रू अपना हमला करेंगे। अब इन्होंने, इसराइल ने ये तारीख़ में 1985 में, ये हमारे पास एविडेंस है कि उन्होंने ये कोशिश की थी कि हमारे न्यूक्लियर जो काउडा के जो एसेट्स हैं उनके ऊपर हमला करने की कोशिश, प्लान बनाया। वो आए भी हैं गालबन अपना ग्वादर तक, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स उस वक्त भी तैयार थी, आज भी तैयार है। तो एज फार एज इसराइल इज़ कंसर्न, ना तो उनके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी अपनी ऐसी है जो कि वो पाकिस्तान के ऊपर कर सकते हैं। हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी में इस वक्त हम शाहीन 3 जो है हमारा, वो 2750 किलोमीटर उसकी रेंज है। इट कैन कैरी कन्वेंशनल, इट कैन कैरी न्यूक्लियर वॉरहेड, लेकिन 3700 किलोमीटर की रेंज नहीं है इस हमारी क्या कहते हैं किसी भी मिसाइल की इस वक्त। लेकिन क्योंकि हमारी इरादा ही नहीं है इस तरह का कि जी हम इसराइल के ऊपर अटैक करें, और ना मैं ये समझता हूँ कि उनके पास कैपेबिलिटी है हमारे ऊपर अटैक करने की। उन्होंने हमें देख लिया है, उन्होंने हमारी कैपेबिलिटी भी देख लिया है। इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई है मई में, ये सारी दुनिया ने कैपेबिलिटी देख ली। अब बढ़ के मारने में से तो हम किसी को रोक नहीं सकते, ठीक है। जो उन्होंने कतर में किया, वो सबके वो उसके पस मंज़र में भी कुछ आपको देखने की बड़ी ज़रूरत है। जो इस वक्त समझ में चीज़ नहीं आती कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 पे क्यों रॉकेट्स मारे इसराइल के ऊपर, जबकि पता था कि इसराइल के पास उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी क्या है, वो क्या कर सकते थे। वो उसी वक्त पता अंदाज़ा हो गया था कि इसराइल गाज़ा को मलिया मेट कर देगा और वो छोड़ेगा नहीं। अच्छा, ये जो कतर में हुआ है, ये इसके पस मंजर में आप 8 सितंबर को एक वाकया हुआ था, आपके इल्म में होगा ये, कि जेरूसलम में ये कुछ 2 फलस्तीनियंस ने 6 यहूदियों को मारा जी जी, और 12 को शदीद जख्मी किया। ये 8 तारीख को हुआ है जी जी। अब ये जो हमास की लीडरशिप को मारा गया, क्या ये उसका कोई ताल्लुक बनता है? इट्स क्वाइट पॉसिबल। दूसरी बात यह है कि अपना इसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन आ रही है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक, ना तो ये कतर वाले इसके ऊपर कोई ज़्यादा रिलीज़ कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, ना वेस्ट इंफॉर्मेशन रिलीज़ कर रही। सिर्फ इतना अंदाज़ा हुआ है कि पता चला है कि शायद सिद्दीकी साहब, आपने बड़ा मुनासिब बात की कि ये जो 8 तारीख हुआ। जनरल साहब, एक बात तो तय है कि डिस्पाइट ऑल दी लिमिटेशंस, ईरान ने जो डिस्प्ले किया और जिस तरीके से फिर कतर के ही वज़ीर आज़म को रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि इन्हें कहिए और ना मारें, क्योंकि हम जानते हैं उसकी कोई डेप्थ नहीं है, इजराइल एक जाली फेक स्टेट है। और उसके बाद अब वो सुना है कि वहाँ पे फुटप्रिंट्स हैं रशियन जो उनके दिफाई एडवाइज़र हैं। तो यही एक तरीका है इनको रोकने का, और तो कोई तरीका नहीं है। सोशल मीडिया जो अरबी सोशल मीडिया ये कह रहा है कि ये जो बागडोर है, इससे पहले जनरल राहिल शरीफ साहब वहाँ मौजूद हैं, एक जो मल्टी नेशनल फोर्स है वहाँ पे सऊदी अरेबिया में, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये चाइना पे रिलाय करें और चाइना को अलाई बनाएं और पाकिस्तान लीड करे इसको। दिस इज़ जस्ट अ स्टोरी ऑन दी सोशल मीडिया। जाहिर है लोग सोचते हैं जब खौफ दामनगीर होता है तो मे बी दीज आर फैंटेस्टिक स्टोरीज, मे बी दे आर लिटिल अनरियलिस्टिक, मगर ये बात हो रही है। मगर ये तो हमने देखा कि ईरान ने उनको ऐसा सबक दिया कि अगर वो कोई 15-20 और फेंक देता तो मेरे ख्याल में वहाँ वो कुछ जगह बचनी ही नहीं थी। तो इस पे आप कैसे कमेंट करेंगे? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ तंग आमद बजंग आमद हो सकता है ऐसे जनरल साहब?
देखें, ईरान ने जब मिसाइल हमले जवाब में इसराइल पे दागे और उनके तमाम डिफेंसिव सिस्टम को वो न्यूट्रलाइज करते हुए जाके गिरे, तो ट्रंप साहब भी कनाडा से वापस भागे अमेरिका की तरफ और इसराइल को बचाने के लिए। तो इसराइल जो कुछ करता है अमेरिका के बिहाफ पे करता है। आज अमेरिका उससे सपोर्ट हटा ले, इसराइल का वजूद खत्म हो जाएगा। और ये इसराइल और इंडिया लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, डेटरेंस क्रेडिबल है, तो ये बात आपकी सुनेंगे और आपसे डरेंगे। अगर आपने उनसे जो है बायलैटरल रिलेशन वैसे बातचीत की, वो आपको अंडरमाइन करेंगे। ये हिस्ट्री का सबक है। और ये जो इंडिया और इजराइल है, एक ही सिक्के दो रुख है। और देखें, ये नेतन्याहू की ऑन ए लाइटर नोट, मोदी से शक्लें भी इनकी मिलती हैं। नेतन्याहू को अगर दाढ़ी लगा दें तो मोदी जैसे ही नजर आता है। तो ये लातों के भूत हैं, इनको बातों से नहीं मानेंगे। और ओआईसी का ग्रुप पहले मौजूद है, इसको इफेक्टिव होना होगा। अगर ये इफेक्टिव नहीं होगा तो एक एक करके किसी की भी बारी आ सकती है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, देखिए पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है वो इंडिया स्पेसिफिक है। जनरल साहब मुझे एक रहनुमाई दीजिएगा। ये लातों के भूत जो है, एक लातों का भूत तो हमने उसको लाते मारी और उसका मुंह तोड़ दिया, भारत का मुंह तोड़ दिया हमने। अब इजराइल जो है सर इजराइल जो है वो धमकी देता है, नेतन्याहू जो है वो धमकी देता है। और ये कहा जा रहा है अमेरिकन थिंक टैंक की जानिब से कि अगला निशाना जो है वो तुर्किया है और तुर्किया को नेटो नहीं बचा सकेगा। अगर ऐसा होता है, तुर्किया का निशाना बनता है और उसके बाद सऊदी अरब पर निशाना बनता है, तो पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा सर? देखें, ये शाहिद साहब, तुर्की पे इजराइल कभी अटैक नहीं करेगा। तुर्की के उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं और जब एक दफ़ा उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़त्म भी हुए तो तुर्की बैकडोर चैनल से ट्रैक 2 से इजराइल के साथ बातचीत करता रहा। और ये जो है, और नेटो का मेंबर भी है वो। तो इजराइल कभी मेरे ख्याल में तुर्की पे अटैक नहीं करेगा। सऊदी अरेबिया पे कर सकता है, लेकिन तुर्की पे कभी वो अटैक नहीं करेंगे। अच्छा, तो अगर सऊदी अरेबिया पर सर अटैक होता है तो पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम उम्मा कैसे रिएक्शन कर सकते हैं? देखिए, हमारी और सऊदी अरेबिया की सालमेत आपस में जुड़ी हुई है। हम दो भाई हैं, हमारे दिल साथ धड़कते हैं। और पाकिस्तान की तरक्की सऊदी अरेबिया की तरक्की है, पाकिस्तान की ताकत सऊदीया की ताकत है और सऊदीया की ताकत पाकिस्तान की ताल्लुक है। सऊदी अरेबिया का अगर किसी किस्म की सॉलिडेरिटी अंडरमाइन करने की किसी भी मुल्क ने कोशिश की, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होगा। और हमारे पास जो कुछ है, हम हर तरह से सऊदी अरेबिया की मदद करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एयर वाइस मार्शल साहब, ये दुबई में वो कह रहे हैं जी कि दुबई आल्सो फील्स वेरी वल्नरेबल। और आज दुबई के भी जो शेख हैं वो जा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि ये तो अब एक प्रीटेक्स्ट है। या और फिर हमास जो है, अगर इजराइल लीगल एंटिटी है, उसका लीडर ये जो बुचर है, ये जो नेतन्याहू है, तो वो तो बेचारे देखें, वो तो अपने डिफेंस में कर रहे हैं। और यानी ये जिसको ये टेररिज्म कहते हैं, इट इज़ द रिस्पांस ऑफ द वीक। जब उसके बच्चे मार दो तो क्या करेगा वो? आपको फूल देगा। तो इसका मतलब है कि ये किसी पर भी चढ़ दौड़ेगा। और फिर इसका मतलब अगर ये होता है, इस पर हम खामोश रहते हैं, तो फिर ये रीजन जो है इसको तो टेक केयर, और इसका जो पुलिस मैन है वो तो इजराइल होगा, मिडल ईस्ट। बार हम तो खैर उससे बाहर हैं। डू यू सी दिस काइंड ऑफ सिनेरियो टेकिंग प्लेस, जनाब अतीब सिद्दीकी साहब? काजी साहब, बेसिकली अगर आप देखें अपना जो कुछ हुआ पिछले चंद सालों में, दहाइयों में, ये एक ग्रेटर प्लान का हिस्सा लगता है। अभी मैंने पहले भी ये रेफरेंस किया था किस तरीके से लिबिया को न्यूट्रलाइज किया, उन्होंने इराक को न्यूट्रलाइज किया, सीरिया को न्यूट्रलाइज किया, बाकियों को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो ये एक तसलसल के तरह के साथ ये आगे चल रहे हैं और बढ़ रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह हमें फिक्र है, अभी आपने दुबई का किया है, दुबई को फिक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये नेतन्याहू ने ये मैसेज दे दिया है कि जी जो भी मुल्क हमास को पनाह देगा या उनको अपने मुल्क में रखेगा तो हम इस किस्म का हमला कर सकते हैं। तो ये कोई वईद नहीं है कि ये फ्यूचर में ये इस तरह की कोई चीज़ हो जाए।
अब दुबई को अगर आप देखते हैं तो ये हमारे दुबई हो गए, कतर हो गए, ये इनकी जो डिफेंस फोर्सेस हैं ये इसलिए बने ही नहीं है कि ये अपना इजराइल जैसे मुल्क के लिए के अगेंस्ट ये खड़े हो सकें। ये तो अपना दे आर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका फॉर देयर प्रोटेक्शन। उनके साथ उनका शायद अरेंजमेंट भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये नेतन्याहू को पता है। सऊदी अरेबिया का भी जो रिलेशनशिप है अपना यूएसए के साथ, वो भी उनको पता है। और अब ये जो कुछ हो रहा है, जिस तरह जनरल तारिक साहब ने कहा है कि ये इजराइल जो कुछ करता है ये बगैर उनसे अपना मशवरा किए बगैर या इजाज़त लिए बगैर नहीं कर सकता। लिहाजा मैं नहीं समझता कि ये अपना अभी दुबई को कोई ख़तरा इस किस्म का है या सऊदी अरेबिया को कोई ख़तरा अभी इस किस्म का है। ये नेतन्याहू जो है ये जब इस तरह की स्टेटमेंट्स देता है तो वो अपनी पॉलिटिकल माइलेज को ज़रूर बढ़ा रहा है विदिन इजराइल में इस वक्त आपको पता है ना कि 70 लाख के करीब क्या 7 मिलियन जूस एग्जिस्ट करते हैं। टोटल पॉपुलेशन दुनिया में जूस की जो है वो 1 करोड़ 60 लाख है। 72 लाख इजराइल में है, अपना 60 लाख अमेरिका में, बाकी दुनिया बाकी क्या कहते हैं यूरोप वगैरह में फैली हुई है। 1.5 करोड़ जूस ने, अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अरब मुसलमानों की कितनी पॉपुलेशन हो। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअली, ये इन्फ्लुएंस है। ये तो एक मिलिट्री ताकत है, वो बिल्कुल मिलिट्री ताकत है इजराइल, और वो मिलिट्री ताकत उसको मिलती है कहाँ से, वो हम सबको पता है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर स्टेट। किसी भी न्यूक्लियर स्टेट के साथ जब कोई पंगा लेता है तो उसकी इम्प्लीकेशंस होती हैं। इंडिया ने कोशिश की, 24 घंटे के अंदर अंदर आपने देख लिया कि जनाब उनको सीज फायर करना पड़ा, और सीज फायर इसलिए करना पड़ा कि उनको शायद ये डर था कि कहीं ये अपना न्यूक्लियर में ना कन्वर्ट हो जाए। मैंने आपको पहले कहा कि 3700 मील डिस्टेंस है, लेकिन अगर उन्होंने हमें ललकारा, हमारे साथ कुछ करने की कोशिश की, तो 3700 किलोमीटर भी हम कवर कर लेंगे। वी हैव द मीन्स, वी हैव द प्लेटफॉर्म जिससे हम कहीं भी मतलब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा इरादा ही नहीं है वो कुछ करने का। द एंटायर ऑनस लाइज ऑन। लेकिन माफी चाहता हूं, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं, इंटरजेक्ट कर रहा हूं। मार्शल साहब बिल्कुल ठीक है, ये बात बहुत जबरदस्त है। मैं यही सवाल जो है वो जनरल साहब की तरफ ले जाना चाह रहा हूं। सर जनरल साहब, नेतान्याहू ने जो अभी एयर मार्शल साहब ने भी बात की है कि नेतान्याहू ने जो बात की है कि वो हमास का जो रहनुमा है जहां भी होगा हम वहां पर हमला करेंगे। अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो क्या वो पाकिस्तान पर हमला करेंगे, तुर्की में जाते हैं तो क्या तुर्की पर हमला करेंगे। और दूसरा सवाल मेरा सर ये है कि और जो अरब ममालिक हैं उनका ख़ासतौर पर कतर, उनके पास मगरब का असला था, अमेरिका का असला था, वो तो उनको नहीं बचा सका, वहां पर तो हमला हो गया। अगर पाकिस्तान से डिमांड की जाती है, असला पाकिस्तान से खरीदा जाता है, पाकिस्तान की जो है वो डिफेंस सर्विसेज ली जाती हैं, तो क्या हम उनको देंगे? क्या हम उनको असला देंगे? हम असला हमारे JF थंडर जो है वो हम उनको बेचेंगे, या उनको जो है वो हमारे मिसाइल जो है वो हम देंगे उनको? देखिए, जहां तक पहले सवाल का आपका तल्लक है, अब हमास के लीडर देखें, ये तो एक स्टेटमेंट है नेतन्याहू की, और नेतन्याहू और ट्रंप तो स्टेटमेंट दे के चेंज कर लेते हैं। वो तो स्टेटमेंट एक दे दी, और ये हालात पे डिपेंड करता है कि हमास के लीडर किधर हैं। देखिए, पाकिस्तान पे इजराइल कभी जुर्रत नहीं कर सकता। हमारा जो डेटरेंस है वो क्रेडिबल है, पूरी दुनिया को पता है, और सबसे ज़्यादा अमेरिका को पता है। तो हमारे से तो जुर्रत नहीं कर सकते, जुर्रत करेंगे तो अपना वजूद खो देंगे दुनिया से। जहाँ तक पाकिस्तान के डिफेंस प्रोडक्शन का JF-17 थंडर या हमारे अल खालिद टैंक का देने का है, या बाकी हमारी कैपेबिलिटी, हम क्यों नहीं देंगे? अगर हमसे वो डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं, और हम माजी में भी देखें, मैं खुद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में रहा हूं, और हम उन्हें ऑफर करते रहे। लेकिन ये अरब ममालिक जो हैं समहाउ वेस्ट पे ज़्यादा भरोसा करते हैं कि शायद हमें हमारी सॉवरेनिटी की भी सेफ्टी है और इक्विपमेंट के भी शायद बेहतर है। इन्हें यह रियलाइज करना होगा कि मुसलमानों को आपस में मिलकर खड़ा होना होगा, वरना इसके अलावा कोई हल नहीं है। और पाकिस्तान से अगर असला लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, हम हर किस्म का असला इनको देंगे। बाकी जो है ये मिसाइल वगैरह, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, देखिए ये डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन पाकिस्तान ने ना NPT साइन किया है, ना MTCR साइन किया हुआ है।
हम जो चाहे करेंगे, हम वो इकदाम करेंगे जो पाकिस्तान को मजबूत और पाकिस्तान की पोजीशन को दुनिया में एक लीडर की तरफ जाता है। तो पाकिस्तान इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो एक लीड रोल प्ले करने जा रहा है। ये तो बड़ी आपने बड़ी खबर भी दी और बड़ी यानी इट इज़ वेरी हार्टनिंग। लेकिन सिद्दीकी साहब एक और बहुत बड़ा इशू सर उठा रहा है। अभी जो ये पोलैंड में उन्होंने एलेज किया है कि जी ड्रोन्स हमने रशिया के गिराए हैं और अब नेटो इन्वॉल्व होने जा रहा है। तो इससे पहले वो देख चुके हैं प्रॉक्सी वार में तो उन्होंने यानी ज़ाहिर है उसमें यूरोप भी था, अमेरिका भी था और उनको उन्होंने धूल चटा दी रशिया ने। डू यू सी दिस वॉर इन यूरोप वाइडनिंग और ये एक थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी ओवरऑल बन सकती है सिद्दीकी साहब? अपना काजी साहब नहीं, मेरा ख्याल है हम इसको बहुत ज़्यादा वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं। ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की बातें करना मैं नहीं समझता कि ये जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं या ये इंसिडेंट्स कुछ इस तरह के हो रहे हैं ये कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाएंगे। ये दुनिया अब काफ़ी अपना सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से काफ़ी तब्दील हो चुकी है, बहुत कुछ सीख चुके हुए हैं हम अपना क्या कहते हैं अपना पिछली जंग अजीम से। तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर वाली बातें जो है ना, मेरा नहीं ख्याल है कि हमें उस तरफ ना सोचने की ज़रूरत है, ना उस तरफ कोई जाने देगा इस सिलसिले को। कोशिश यही होती है कि जिस तरह से इसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, यूरोप को भी पता है कि वो कितना इसको मतलब एंगेज हो सकता है, कितना इन्वॉल्व हो सकता है। यूक्रेन को इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलैंड ने अगर कुछ ड्रोन्स गिरा दिए इसका मतलब ये नहीं है कि क्या कहते हैं वो कोई ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की ये अलामत शुरू हो जाएगी। ये सबको अंदाज़ा है कि इस वक्त सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो टेक्नोलॉजी थी, जो वेपनरी थी और आज की जो टेक्नोलॉजी और वेपनरी है, ये तो एक अब दुनिया ख़त्म हो जाएगी अगर उस तरह की जंग की तरफ हम चल पड़े। तो लिहाजा ये मेरे अपने ज़ाती राय में ये अब मुमकिन नहीं है। मैं अगर इजाज़त दें काजी साहब तो तारिक साहब की तरफ वो जो सवाल किया कतर के हवाले से, बेसिकली अपना जो समझने की ज़रूरत है, हमारे जो ये अपना कतर भाई हैं या दुबई के ममलिक हैं, इनकी आबादियाँ बहुत थोड़ी हैं। कतर की अपने जो नेशनल्स हैं वो सिर्फ 3 लाख हैं, 30 लाख आबादी है क्या कहते हैं कतर की। उन्होंने एक फ़ौज ज़रूर रखी हुई है, जिस तरह तारिक साहब ने एक फिगर दिया था, कोई 14-15 हज़ार की फ़ौज है। अब ये कोई फ़ौज नहीं है। अब जब इसको कंपेयर करें आप इजरायली फोर्स के साथ, तो इसराइल तो तकरीबन कोई 1,70,000 की फ़ौज है। उनके रिजर्विस्ट इससे ज़्यादा हैं। उनके जहाज़ 350 उनके पास जहाज़ हैं। कतर के पास 90 एयरक्राफ्ट हैं। ठीक है, तो ये कतर की जो आर्म फोर्सेज है, दे नॉट मेंट फॉर ऑफेंसिव का उनका कोई इरादा ही नहीं है ना। वो बेसिकली एक फोर्स है जो कि एक मुल्क रखती है, वो अफोर्ड भी कर सकते हैं, तो उन्होंने वो रख दिया है। जिस तरह आप अगेन तारिक साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अगर वो हमसे कुछ लेना चाहते हैं असला वगैरह, तो ज़रूर हम मतलब पाकिस्तान वो क्यों नहीं देगा। हाँ, वो असले से मुराद ये है कि जहाज़ हैं, दूसरे टैंक्स हैं, ऑफ कोर्स वो तो हम और लोगों को भी दे रहे हैं, तो अगर उनको भी देना हो, लेकिन इस असले से कतर को चेंज नहीं होने वाला। इट इज़ नॉट, अब कोई ट्रांसफॉर्म नहीं होने वाला कतर के डिफेंस फोर्सेस के वो कोई अब मतलब ऑफेंसिव या अग्रेसिव फोर्स बन जाएगी। उनकी डिफेंसिव आपको अगर आप देख लें तो उनके मिसाइल, उनके जो डिफेंस सिस्टम है वो पूरे का पूरा इंटीग्रेटेड है विद नेटो एंड विद दी यूएस सेंटकॉम। वो उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अभी ये जो अब अटैक हुआ है इसके ऊपर काफ़ी क्या सराहियाँ भी हो रही हैं कि जी ये किसी ने पिक क्यों नहीं किया, ये इनकी एयर स्पेस वायलेट हुई है, सॉवरेनिटी वायलेट हुई है। फ्रैंकली स्पीकिंग उनको ज़रूरत ही नहीं थी इसराइल को किसी की सॉवरेनिटी को अपना क्या कहते हैं कतर की सॉवरेनिटी को अपना बस्ट करने की। वो स्टैंड ऑफ वेपन, प्रिसिशन वेपन्स, अब कतर है कितना 11,000 स्क्वायर किलोमीटर उसका टोटल रकबा है, 2 हाथ कोस्ट के ऊपर है। दुरुस्त फरमा रहे हैं एयर वाइस मार्शल अतीफ सिद्दीकी साहब, आपने हमें वक्त दिया। जनरल रिटायर्ड जनाब तारिक साहब, थैंक यू वेरी मच। यू आर ऑलवेज सो काइंड टू ग्रांट अस इंटरव्यू ऑन दीज वेरी वाइटल इश्यूज़। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक्स जब वापस आएंगे
तो ये एक तो यूरोपीय ताकतों की भी हमने बात की, रूस के ख़िलाफ़ जंग की भी बात की। अमेरिका में जो एक एक कत्ल हुआ है, कत्लेआम तो खैर होती रहता है वहाँ पे आए रोज़, जिसे आप मैस किलिंग कहते हैं, वो तो आए, मगर अब इम्पोर्टेंट लोगों की असैसिनेशन शुरू हो गई हैं। वो किस सम्त में जा रहा है। और कुछ वक्त मिला तो मियाँ शाहिद साहब से सैलाब की सूरत हाल भी पूछेंगे कि वो बहुत ही अब आगे बढ़ गया है, क्या हो रहा है, क्या हालात हैं, लोग कहाँ और किस हाल में हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, एक और वाक़या, बड़ा वाक़या हुआ अमेरिका में। एक चार्ली कर्क नामी शख्स, 31 साल उसकी उम्र थी, नौजवान था, और वो उसने एक तंजीम भी बना रखी थी और बड़ा प्रो इज़राइल और प्रो ट्रंप भी था। तो यूटा में एक जगह किसी दरसगाह में वो अपना तकरीर बेच कर रहा था, तो वहाँ पे किसी ने उसको गोली मारकर हलाक कर दिया। मैं इससे पहले थोड़ा सा चीज़ों को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए आपको ये भी बता दूं, आपको याद होगा कि अमेरिका में ही 2 इजरायली डिप्लोमेट, मर्द और औरत, गालबन वो फयांसी थे या कुछ थे, मगर दोनों काम कर रहे थे इजरायली एम्बेसी के लिए, तो उनको गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। तो ये जो एक बढ़ती हुई नफ़रत है और जिस तरीके से इजराइल पूरी दुनिया में गुंडागर्दी कर रहा है, ख़ुद अमेरिका बहादुर में, और इवन हमने इजराइल में भी देखा कि बहुत से लोगों ने वहाँ पे जलसे जुलूस किए और नेतन्याहू को कंडेम किया। लेकिन बहरहाल कब्ज़ा है वहाँ पे इशराफिया का, जहाँ जिस तरह हर जगह इशराफिया का कब्ज़ा है। तो ये एक बड़ा वाक़े की, और फिर इस पे बड़ा सख्त एक्शन लेने की बात की है उन्होंने। और ये भी आप याद रखिएगा कि एक सेंटीमीटर के 100वें हिस्से से बच गए थे। उनका जो रिफ्लेक्स एक्शन था, जब गोली चली, ट्रंप साहब जो अपनी एक इलेक्ट्रल या इलेक्शन रैली में तकरीर कर रहे थे, तो वो एक बड़ी गुड लक थी, वरना बिल्कुल निशाना जो है किसी ने उनके सर के ही ले रखा था। मियां साहब, ये एक आई थिंक वी हैव स्टेप्ड इनटू अ वेरी एक वोलाटाइल दुनिया में हमने कदम रख दिया है। सियासत के एतबार से देख लें, दुनिया में उठती हुई तहरीकों के एतबार से देख लें, या हम ये जो मुल्कों के अंदर, अमेरिका के अंदर वायलेंस को देख लें, तो इस वाक़े को भी बड़ा अहम लिया जा रहा है। और अब यूँ लगता है कि जैसे अमेरिका में जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, अब इसमें इसमें ख़तरे की बात मियां साहब ये है कि 36 करोड़ लीगल वेपन है वहाँ पे। अमेरिका में वेपन रखना कोई जुर्म नहीं है, और उसमें 33-35 करोड़ की या 34 करोड़ की आबादी में 36 करोड़ लीगल वेपन्स हैं। ये वेपन्स पहले भी निकलते रहे हैं और फिर रैलीज़ प्रो एंड ट्रंप अगेंस्ट ट्रंप निकलती रही हैं। तो मियां साहब, ये वाक़या, ये बस इसे यूँ समझा जा रहा है कि ये प्रिकर्सर है कि इसके बाद खुदा न खास्ता, गॉड फॉरबिड, ऐसे और बहुत से वाक़यात हो सकते हैं, या ट्रंप साहब जो हैं वो क्रैक डाउन पहले ही कर रहे हैं इमिग्रेंट्स पर, वो उन लोगों पर जिनकी चमड़ी सफ़ेद नहीं है, या जो ना इमिग्रेंट्स, इवन जो इमिग्रेंट्स हैं, लीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो कहते हैं हम आपके पासपोर्ट भी ले लेंगे, आपके शनाख्ती वो क्या आता है, ग्रीन कार्ड भी ले लेंगे। तो मेरे ख्याल में अमेरिका की सोसाइटी तेज़ी से पोलराइज हो रही है। आपने इस वाक़े को कैसे देखा और इसको क्या पढ़ा इसके बारे में मियां साहब? देखिए कायद साहब, जो अमेरिका है उसमें गोली मारना, गोली चलाना, असला रखना कोई आम सी बात है, कोई मसला नहीं है। वहाँ पर जो है वो खाना जंगी की सूरत हाल है, वहाँ पर कोई भी गोली मार के किसी को मार देता है। आप देखें वाक़यात कैसे होते हैं कि किसी बिल्डिंग में कोई गन लेके चला जाता है और वहाँ पर गोलियाँ मार के लोगों को मार दिया जाता है। स्कूल में जो है, वहाँ पर स्कूलों में जो है वो कत्लेआम किया जाता है, और कहीं भी जो है फायरिंग करके किसी को भी मार दिया जाता है, उसमें ये आम सी बात है। लेकिन ये जो मकतूल हैं, जो कि ट्रंप के बहुत करीबी साथी हैं, ये भी इसी तरह के ख्यालात रखते थे और ये समझते थे कि गन रखना जो है वो सबसे बेहतर है और इससे बंदा महफूज रहता है, मुआशरा महफूज रहता है, और ये कत्लेआम पर जो है वो यकीन भी रखते थे। ये एक बात। दूसरी बात, जो नफ़रत की बात की आपने, ये इज़राइल जो प्रो इज़राइल थे, और ये नफ़रत हो सकती है, इसी नफ़रत में उनको कत्ल किया गया हो। लेकिन एक चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये वो शख्स है जो भारत के और भारतीयों के बहुत ख़िलाफ़ था। ये ट्रंप बाकायदा तौर पर एक मुतालबा करता था कि भारतीयों को अमेरिका से निकाला जाए और वहाँ से फौरी तौर पर उनको बेदखल किया जाए।
मुमकिन है कि भारतीय लाबी जो है उन्होंने वो इस कत्ल के पीछे हों, और बिल्कुल इसको जो है वो तहकीकात इसकी होनी चाहिए। और ये हो सकता है कि इस एंगल से भी तहकीकात हों कि इसके पीछे राह तो नहीं है उनको मरवाने के पीछे, या भारतीय लाबी तो नहीं है। आपने देखा कि भारतीय लाबी या राह उन्होंने कनाडा में भी कत्ल कराए और अमेरिका में भी कत्ल कराए, और बाकायदा तौर पर उनके खिलाफ जो है वो तहकीकात हुई, और इसकी भी तहकीकात इसी एंगल से भी होनी चाहिए। बाकी जो अमेरिका के अंदर जो खाना जंगी के खदशा है वो हर वक्त रहता है, और अब मजीद बढ़ गया है, क्योंकि उस जो माशरा है वो सियासी तौर पर तो तकसीम हुआ ही है, लेकिन वो जज्बाती तौर पर भी तकसीम हो गया है, और वो उनकी जो तकसीम है वो एक दूसरे के साथ दुश्मनियों तक जा पहुंची है। और तीसरा उसमें जो अंसर है वो इजराइल है। अगर इजराइल की जो नफरत है वो उसमें उस माशरे में बहुत ज्यादा पाई जाती है, खबरें और दे दूं आपको, वो पेशखामा बन रही है। साहब मैं 2 खबरें और आपको दे दूं। एक तो जो हॉलीवुड है, हमेशा अगर हम मैकार्थीज़म की तहरीक से लेकर आप तक देखें, और जैसे हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जब मैकार्थीज़म की तहरीक चल रही थी तो जो बाद में एक बड़े औसत दर्जे के एक्टर थे, बाद में अमेरिका के सदर बन गए थे, जो रोनाल्ड रेगन जो हैं, ये भी FBI के एक मुखबर थे बताया जाता है। ये एलन वुड्स ने लिखा है अपनी किताब में, जो कि एक बड़े मारूफ और मुतबर तारीखदान और दानिशवर हैं। तो उस वक्त भी चुन चुन के लोगों को शो ट्रायल किए गए थे, इस पर बड़ी फिल्में बनी थी, जो लेफ़्ट के लोग थे उनको। अच्छा, अब मामला ये है कि 1300 से ज़्यादा जो बड़े नोटेड एक्टर्स हैं अमेरिका में, उन्होंने जो इजराइल, क्योंकि इजराइल का उनकी मैशत में बड़ा अमल दखल है जो हमारे ज्यूज़ हैं, तो उन्होंने उनकी फ़िल्मों में या उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया है। मगर इसके साथ साथ एक नाज़रीन मैं और भी आपको ख़बर दे दूँ। वो ख़बर ये है कि तकरीबन ये जो ट्रंप साहब ने ये टैरिफ का ड्रामा लगा रखा है, उसमें से अब जो इन्फ्लेशन 2.9% इन्फ्लेशन ऊपर गई है। और उसमें आप देखते हैं कि ये लोग जो इस वक्त अगर आप अपने नेट पे जाएं तो आप सालाना मैस किलिंग्स देखें तो मेरे ख्याल में अमेरिका बहादुर से आगे कोई मुल्क नहीं है, जिसमें डेली 1 से 2 औसतन वाक़यात होते हैं कि किसी का इस माशी हब्स में अगर जो आदमी तंग पड़ जाता है, उसके पास बंदूक होती है, दिमाग उसका घूम जाता है। मैंने ऐसे अमेरिका में अपने स्टे के दौरान ऐसे लोग देखे हैं जो साफ लगता है कि इस माशी दबाव की वजह से वो मीटर हो जाते हैं, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, एंड देन दे किल इनोसेंट पीपल। बिल्कुल साहब, ऐसा ही है। जब अमेरिका ने ये काम शुरू किया था, ट्रंप ने ये काम शुरू किया था टैरिफ के मुतालिक और तजारती जंग छेड़ी थी, तो उस वक्त चीनी सदर ने कहा था कि इसका फ़ायदा किसी को नहीं होगा, नुकसान होगा, तो अमेरिका को नुकसान तो इसका होना ही है, और वो हो रहा है। चीन की जो मईशत है, इसके बावजूद कि उस पर टैरिफ पर जो है वो धमकी भी है और उसके साथ हालात भी कशीदा हैं, लेकिन उसकी जो मईशत है वो ग्रो कर रही है, तरक्की कर रही है। और ये ऐसा होता है, इस तरह के जो पॉलिसीज़ हैं उनका सहारा लेकर अपने मुल्क को तरक्की नहीं दिलवाई जा सकती। एक मुतवाजन जो है वो कायम रखना पड़ता है। खेल खत्म हो गया। अब जहां तक बात है कायद साहब, हम कर रहे थे नफरत की, और आपने बताया बॉलीवुड के हॉलीवुड के अदाकारों के हवाले से, तो इतनी नफरत फैल चुकी है इजराइल के हवाले से कि जो इजराइली मसनूआत हैं वो उसका बायकॉट बाकायदा तौर पर इतना ज़बरदस्त किया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी किया जा रहा है और पूरी दुनिया में किया जा रहा है कि वहाँ पर उनकी मईशत हेल कर रह गई है, बल्कि तबाह होने के दाने पर है। लेकिन इसके बावजूद वो नेतन्याहू जो है वो इसको अपना रूहानी मिशन कहता है। इसको संजीदगी के साथ जो है मुस्लिम उम्मा को लेना चाहिए कि इसके बावजूद जो है वो अपनी उसकी मईशत जो है वो तबाह हो रही है, लेकिन इसकी तरफ वो जा रहा है और इसका हाथ जो है रोकने के सिवा कोई और चारा नहीं है। देखें मियाँ साहब, बात यह है कि एक ऐसा फ्रैंकनस्टाइन है अब अमेरिका, वो इतना फैल चुका है और उसका ओवर स्ट्रेच इतना हो चुका है कि उसको घुमाना, उसके एक तो पहली बात यह है कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि वो जो मार्केट फोर्सेस हैं वो उसको रन करती हैं। अमेरिका में, चाइना में भी यही है, मगर मार्केट फोर्सेस अंडर दी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हैं, जो एक फ़र्क है उनका। और दूसरा ये है कि चाइना में इनोवेशन की और मोबिलिटी की बहुत ज़्यादा एक है, उसमें गुंजाइश है, वो तब्दील कर सकता है। ये अब अपने आप को तब्दील नहीं कर सकते। ये आप देख रहे हैं खबर, चाइनीज़ ट्रेड इज़ थ्राइविंग डिस्पाइट अमेरिकाज अटैक्स। अच्छा, अब ये इकोनॉमिस्ट है, ये एक वेस्ट का एक बहुत बड़ा माउथ पीस है, ये खबर दे रहा है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं मियाँ साहब कि जो कोशिश वो कर रहा है, एक
अमेरिकन समाज के अंदर जितनी हब्स पैदा हो चुकी है, जिस माशी हब्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से साउथ एशिया में एक के बाद दूसरी सोसाइटी एक्सप्लोड कर रही है, और उसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, मियाँ साहब आपने गौर किया, हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक कॉमन फैक्टर आया है। जहाँ फ्रांस देख लें आप, यूके में किसी हद तक चलें, कह सकते हैं कि साबका पार्टियों के लीडर थे। अवाम जहाँ पर कोई रद्द अमल कर रही है वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से बगावत कर रही है, कोई पॉलिटिकल लीडर वहाँ नजर ही नहीं आता। इस वक्त जो सबसे बड़ा दुनिया में, और ये आपकी लिबरल डेमोक्रेसी के साथ जो हाथ हुआ है, वो ये है कि कॉमन मैन ने एक, जिसे कह दे, नो कॉन्फिडेंस कर दिया है अपने तमाम पॉलिटिकल आउटफिट्स पर, अपने तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप पर, क्योंकि खुदा हाफिज असी कहा अपना काम आप ही कर लवांगे, और चुनाचे उन्होंने अपना काम आप करना शुरू कर दिया है। यही प्रोसेस मुझे अमेरिका में जल्द या बदेर होता नज़र आता है। बहरहाल नाज़रीन, ये है, हम ये बड़ी गरीब और बड़ी तकलीफ़देह स्टोरियाँ हैं, तब्दीली की स्टोरियाँ हैं, हम कवर करते रहेंगे आपके लिए। हमें देखते रहिए, अगले हफ्ते मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।